अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारा हाइड्रोडायनामिक्स वाला पार्ट शुरू है और हाइड्रोडायनामिक्स में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसके चांस है कि एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए। तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और लेक्चर को अच्छे से समझिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, तो आप इस लेक्चर के बाद में, लेक्चर को मुकम्मल होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। ठीक है, आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के। बर्नौलीज़ इक्वेशन, इसे बर्नौलीज़ थ्योरम भी कहा जाता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में 3 चीज़ें करवाई थी, जो मैंने बोला था कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ। वो क्या था? वो था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या था? वो आया था आपके पास में हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम नीचे v है। ठीक है, उसके बाद में हमने इस मास को क्या लिखा था? इस मास को लिखा था हमने हाफ मास, हमने लिखा था रो इंटू वी और यहाँ पर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। ये वॉल्यूम कैंसल, तो यहाँ क्या बचा था? हाफ रो v का स्क्वायर। ये है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं आपको इस लेक्चर का बेस बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हाफ रो v का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होता है? वो होता है mgh/v। ठीक है, m को फिर से क्या लिख सकते हैं? रो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर gh है डिवाइडेड बाय v, v से v कैंसिल, क्या बचेगा? रो gh। ये है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझता तो आपको ये लेक्चर में कुछ भी नहीं समझेगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिफाइन करके दे दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ में मैंने आपको प्रेशर एनर्जी भी बताया था। ठीक है, ये पोटेंशियल नहीं है बल्कि प्रेशर, इतना याद रखिए। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था PV, है ना। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करूँ, मतलब अगर इसको V से डिवाइड करूँ तो V से V कैंसिल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास में सिर्फ क्या बचेगा? P बचेगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो ये लेक्चर आपके चुटकियों का खेल है। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। तीनों इक्वेशन याद रखिए, हाफ रो v की स्क्वायर, रो gh और यहाँ पर P। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा है, 3 से 4 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, ऐसी उम्मीद है। मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ कि हमको कितने स्टेप्स इसमें याद रखने हैं। अगर आपको ये स्टेप याद है तो आप सवाल आसानी से सॉल्व कर लोगे। वो स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप्स आपको अप्लाई करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड फाइंड m1 m2। क्या करना है आपको? सबसे पहले कंटिन्यूटी की इक्वेशन अप्लाई करनी है और क्या फाइंड करना है? m1 m2। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, जितना मास आता है उतना मास जाता है। दूसरी बात, आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर दी, फिर आपको मालूम करना है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? तो चेंज होता है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरी स्टेप जो हम अप्लाई करेंगे वो डेल्टा PE। डेल्टा PE का मतलब क्या है? तो डेल्टा PE का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। 3 स्टेप हो गई। पहली अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, फाइंड m1 m2, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ये 3 चीज़ें हमने निकाल दी। ये जब 3 चीज़ें हमारी निकल जाएंगी तो जो हमको चौथा काम करना है वो काम ये करना है कि हमको मालूम करना है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। क्या मालूम करना है? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स की मदद से जो वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की। जो 5वें वाला जो हमारा लास्ट काम रहेगा वो हमको अप्लाई करना है, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई करना है आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना है। मैंने रोटेशनल डायनामिक्स जब पढ़ाया था, जब डिफरेंट प्लेस पर टेंशन निकाल के बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बताया था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। इतनी स्टेप अगर आपको याद है तो ये 3 मार्क्स का जो सवाल है ये आप बड़े आसानी से कर लोगे। कितने स्टेप्स है? अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, फाइंड m1 m2, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स और अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। आपका क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है। तो आइए इस सवाल की शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पहले क्या कहता है इसको समझ लीजिए। ये आपको कहता है कि मान लो आपके पास में एक पाइप है इस तरह का, और इस पाइप की एक खास बात है कि ये वाला जो A1 है और ये वाला एरिया A2 है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि A1 इज़ ग्रेटर देन A2, मतलब ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा है और ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा है। आपको दिखाई भी दे रहा है ना। मान लो इसकी सतह से जो हाइट है, ये सतह सरफेस है आपकी, ये H1 है और ये जो हाइट है ये H2 है। यहाँ पर आपको और एक बात ख्याल रखनी है कि H2 इज़ ग्रेटर देन H1, मतलब ये हाइट, ये ज़्यादा हाइट पर है और ये कम हाइट पर है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको समझिए। मान लो इसमें से हमने क्या किया, हमारा फ्लूइड को बहाना शुरू किया, इधर से फ्लूइड जा रहा है, हमने मशीन वगैरह के ज़रिए इस पाइप में पानी चढ़ाना शुरू किया। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रीम लाइन लेते हैं, ये आपकी स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन है। ओके, स्ट्रीम लाइन किसे कहा जाता है, तो आंसर है जिस पर वाटर पार्ट, अगर ये वाटर इसमें से बह रहा है तो जो लाइन पर वाटर पार्टिकल मूव करते हैं, वाटर पार्टिकल जिस लाइन पर चलते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीम लाइन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। मान लो ये आपके पास में एक स्ट्रीम लाइन है, इसमें बहुत सारे स्ट्रीम लाइन हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक स्ट्रीम लाइन ले रहा हूँ। ये बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर इस स्ट्रीम लाइन पर ये मैं पॉइंट लूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर और ये दो पॉइंट पर, दो पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो बर्नौली इक्वेशन बोलती है कि पॉइंट 1 पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना, पर यूनिट वॉल्यूम। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इस पॉइंट पर 10 आता है, मान लो कितना आता है 10, तो इस पॉइंट पर भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी कितना होगा, 10। बस यही है बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब इस पॉइंट पर अगर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 10 आता है, तो उसी स्ट्रीम लाइन के किसी दूसरे नुक्ते पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम आता है वो पहले वाले नुक्ते के इतना ही आता है। एक बात बहुत ख्याल रखनी है, 11th स्टैंडर्ड में पिछले साल ये सवाल था, मैं सवाल पढ़वा रहा था तो एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था इस पर कि सर अगर मैं ये वाली लाइन लूँ और ये 3 नंबर का पॉइंट लूँ, तो क्या 3 नंबर के पॉइंट पर भी सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम 10 ही आएगा? तो आंसर है नहीं। ये बात आपको ख्याल रखना है। आपको क्या याद रखना है कि सेम लाइन के किसी भी नुक्ते पर, अगर हम ये स्ट्रीम लाइन ले रहे हैं तो 1 और 2 पर का जो सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम 10 अगर आता है तो इस लाइन के किसी भी नुक्ते पर कितना आएगा, 10। 3 पर 10 नहीं होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, अगर मैं कहूं कि पॉइंट 3 और 4 पर, अब मुझे बताना है कि सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम कितना आता है। तो मान लो अगर 3 पर 2 आता है तो 4 पर भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि जो स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रीम लाइन के किसी भी नुक्ते पर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ अगर 10 है तो इसका भी 10 है। अगर ये वाले लाइन पर इसका पर यूनिट वॉल्यूम अगर 2 है तो इस पॉइंट पर भी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, 2 होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब तमाम नुकात जो एक ही स्ट्रीम लाइन पर अगर है तो तमाम का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी तो आपको गलत हो जाएगा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखिए, मैंने आपको जो एक बात बताई थी लेक्चर की शुरुआत में, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम बताया था, और उसी के साथ साथ में प्रेशर एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम बताया था। वो क्यों बताया था अब आपको समझ में आएगा। ये बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि किसी भी स्ट्रीम लाइन के नुक्ते पर
स्ट्रीम लाइन के किसी भी नुक्ते पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, कांस्टेंट होता है। आइए अब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, हाफ रो वी का स्क्वायर। अभी निकाल के बताया आपको मैंने, हाफ रो वी स्क्वायर आता है लेक्चर की शुरुआत में, क्या होता है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस उसके बाद में पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है आपके पास में रो जी एच, ये भी निकाल के बताया था, प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, P इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। बस ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है मैथमेटिकल फॉर्म, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट इन अ स्ट्रीम लाइन। किसी भी स्ट्रीम लाइन पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस P इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो ये स्टेप्स डायरेक्ट बताई गई है कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस P इक्वल टू कांस्टेंट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आया। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेस बताया कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो कैसे नहीं। अगर आपको वो ये बेस पता है तो ये आपके लिए आसान है, आपको समझ में आ गया। अगर मैं वो बेस ना बताता तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है ना। तो हमारे पास में बर्नौली इक्वेशन क्या आ चुकी है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस P इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी स्ट्रीम लाइन के नुक्ते पर या स्ट्रीम लाइन के किसी भी नुक्ते पर, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन लीजिए, किसी भी स्ट्रीम लाइन के नुक्ते पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अलजेब्राई मजमुआ मुस्तकिल होता है। ठीक है, ये आप उर्दू में इसको लिख सकते हो। तो ये है आपका बर्नौलीस इक्वेशन। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे चल के इसका प्रूफ बताता हूँ। लीजिए, ले लिया, चलो ठीक है। अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ थोड़ा सा इसका बड़ा है, डायग्राम हमें बहुत बार मिटाना पड़ेगा, बहुत बार बनाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको बराबर स्टेप्स बाय स्टेप इसके लिखते चलिए। मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बता देता हूँ कि डायग्राम के अंदर आपको क्या बनाना है। वही डायग्राम जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है ना। ये वाला एरिया क्या है आपका A1 है और ये वाला एरिया A2 है, ठीक है। और ये सतह से जो इसकी हाइट है ये H1 है और यहाँ से जो इसकी हाइट है वो H2 है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि A1 इज़ ग्रेटर देन A2। A1 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 से बड़ा है और H2 इज़ ग्रेटर देन H1, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मान लो इधर से पानी आ रहा है, इसमें हमने इधर से पानी को इनपुट किया, तो हमने पहले ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला जो मास है, इसका मास ये डेल्टा टी टाइम में ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर लिया, तो इसका मास हमने बोला m1 है। और ये जिस वेलोसिटी से आया हमने बोला इसकी जो वेलोसिटी है v1। पानी इतने हिस्से में वेलोसिटी से जाएगा ना आगे, तो हमने बोला इसकी वेलोसिटी v1 है। और इतने हिस्से का जो मास है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतने हिस्से का जो मास है वो m1 है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, और यहाँ पर जो अप्लाई हमने प्रेशर अप्लाई किया वो p1 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, थोड़े वक्त के बाद में देखा ये वाला जो पानी है, हमने ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। इसका एरिया A1 बोल दीजिए, और अब इसका एरिया हम A1 डैश लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी A2 डैश। ये अगर A2 है तो A2 डैश, अगर ये A1 है तो ये A1 डैश। ऑलरेडी यहाँ पर A1 था। अब हमने क्या किया, ये देखा ये वाला हिस्सा, हमने बोला इसका मास m2 है, इसकी जो वेलोसिटी है v2 है, पानी की वेलोसिटी डेफिनेटली यहाँ पर अलग होगी, और इसका जो एरिया है वो A2 डैश है। बस डायग्राम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये H1 है और ये H2 है। देखिए पहले ये वाला हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, इसका मास जो है वो m1 है, इसकी वेलोसिटी जो पानी के v1 है, यहाँ पर प्रेशर p1 अप्लाई हो रहा है, हाइट H1 है, और ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया, A1 डैश। फिर हमने कुछ वक्त के बाद में डेल्टा टी टाइम के बाद में देखा, तो इसका जो एरिया है वो A2 डैश हो गया। उसके बाद में इसकी जो वेलोसिटी v2 है, इसका जो मास है वो m2 है। ये तमाम चीज़ें आपको लिखते आनी चाहिए, इतने काम आपको करना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहली स्टेप क्या है इसकी, कि अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है कि जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या थी इक्वेशन, वो थी आपके पास में, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, m1 इक्वल टू बाय, हाँ पहले सबसे पहले स्टेप हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, सी लिख लेता हूँ मैडम, है ना। अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है कि m1 इक्वल टू क्या होता है, m2। आप डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इंटू m2, ठीक है। ये m1 क्या है, मास है, और m2 भी क्या है, मास है। लेकिन हम सभी को पता है कि m किसके बराबर होता है, कमियत बराबर होता है कसाफत ज़रफ हजम,
है ना। m इक्वल टू होता है रो v जो है क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है। अच्छा m इक्वल टू रो, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, तो मल्टीप्लाई करो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो m बराबर रो मल्टीप्लाई बाय ए। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो हमारे पास में m का फार्मूला क्या बन गया, m का फार्मूला दिख रहा है, हाँ m का फार्मूला क्या बन गया, रो ए वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आइए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। m1 के लिए लिख रहे हैं हम, तो फिर इसको क्या लेंगे, रो तो सभी का कांस्टेंट रहेगा, रो a1, ठीक है, v1 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, उसी के साथ साथ में अब m2 के लिए लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम इसको रो a2 v2 रो a2 v2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, देखिए हम यहाँ से डेल्टा टी रो कैंसिल कर देंगे, अभी डेल्टा टी यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये बचेगा रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2। एक काम करते हैं, हाँ इसको एज इट इज रन देते, ये आ गए हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, सबसे पहले अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन और फाइंड m1 m2, तो हमने यहाँ पर क्या मालूम कर लिया, रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2। ये हमारे पास में एक स्टेप यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास में क्या, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमको मालूम करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत बार समझाया हो। चेंज निकालने का तरीका ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब फाइनल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, तो K2 होगी, और इनिशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, तो K1 होगी। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए, हाफ m v का स्क्वायर, यहाँ क्या लगेगा 1 लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा 1, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं m1 इक्वल टू क्या होता है m2, है ना, जितना मास आता है उतना मास जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे हाफ m। ओके, हाफ m को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा v1 स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी गलत हो रहा है कुछ, हाँ ये आपका v2 होगा और ये आपका v1 होगा, क्योंकि ये फाइनल है और ये इनिशियल है। ठीक है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर ये अगर हमने हाफ m को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 का स्क्वायर। ये आगे आपके पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेप भी हमारी मुकम्मल हो गई। 2 स्टेप हमारे हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 2 आपको बोलना है। ठीक है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, थर्ड वाली हमारी स्टेप है फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, तो फिर से आपको पता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप सभी को पता है, mgh होता है। यहाँ पर लगेगा mgh होता है, तो यहाँ लगेगा m2 और h2 माइनस ऑफ mgh, यहाँ लगेगा m1 और h1। यह आपके पास में फार्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ से हम फिर से हम जानते हैं कि m1 किसके बराबर होता है, m2 के, तो फिर m1 m2 इक्वल टू किसके होंगे, m के, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, m, और g भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा h2 माइनस ऑफ h1। ये आगे आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने m1 m2 निकाला, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब 2 स्टेप का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन हमारा खत्म। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। मैं इस इक्वेशन को अब यहाँ पर करवाता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, हाँ, तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फोर्थ वाली स्टेप क्या थी, फोर्थ वाली स्टेप ये बोलती थी कि फाइंड वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स की मदद से हमको वर्क डन निकालना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स की मदद से आपको वर्क डन निकालना है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बहुत सारे लोग इसके जो चीज़ें इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद करने का बोलते हैं, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं बोलूँगा। मैं आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि हमको वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कैसे निकालना है। देखिए अगर आपके पास में एक इस तरह का पाइप है, ठीक है, हमने क्या किया, इधर से आपका प्रेशर अप्लाई किया। जब हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली लिक्विड जो है हमारा या जो भी फ्लूइड है वो ऊपर चढ़ने लगेगा। मतलब हमने जब यहाँ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से या प्रेशर पर यूनिट एरिया अगर हमने लगाया, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर हमने यहाँ से प्रेशर लगाया, मतलब हमने यहाँ पर क्या लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया।
तो जब यहाँ से फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया में, तो वो लगने की वजह से अंदर वर्क डन होगा। तो जो अंदर जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव वर्क डन। कैसे होगा, पॉजिटिव वर्क डन। याद रखिए, जब हम इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन होगा, इसी वजह से तो पानी अंदर जाएगा। जैसे ये आपका पाइप है, हमने इधर से पानी को डाला तो पानी अंदर गया, तो वर्क डन किधर के, यानी वो अंदर के यानी, ठीक है। लेकिन एक बात ख्याल रखो, जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा ना, वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन। क्या होगा, माइनस वर्क डन। मतलब इधर से जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, अंदर के यानी। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एग्जांपल की मदद समझाता हूं। देखिए, पानी अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब पानी बाहर जा रहा है तो निगेटिव वर्क डन हो रहा है, निगेटिव फोर्स हो रहा है, लग रहा है। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर हमने बहुत बड़ा पाइप अगर हमारे हाथ में लिया और उससे कहीं पर हम पानी को उड़ा रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जब पानी अंदर से आएगा तो हमको ऐसा आगे की यानी फोर्स महसूस होता है। लेकिन जब पानी उसके बाहर निकलता है पाइप के, अगर पाइप के अंदर से निकलने की पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हमको पीछे के यानी झटका महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस आपने आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। आप एक बहुत बड़ा पाइप लीजिए, जो बोरिंग वगैरह का जो बहुत बड़ा पाइप होता है, आप ये देखोगे कि जब उसमें पानी अंदर से आता है तो आपको ऐसे झटका पहले महसूस होता है। जब अंदर से पानी आता है तो देखिए, अंदर से पानी आ रहा है तो आपको अंदर के यानी पॉजिटिव फोर्स महसूस हो रहा है। लेकिन जब उस पाइप से बाहर उसकी पानी की धारा निकलती है तो आपको मामूली सा पीछे झटका महसूस होता है। इसका मतलब यह है कि हमको क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स जो है वो माइनस डायरेक्शन में, मुखालिफ डायरेक्शन में महसूस होता है, क्योंकि पानी तो आगे जा रहा है लेकिन झटका किधर महसूस होता है, पीछे की जानिब। तो इसीलिए यहाँ पर दो वर्क डन होंगे, जब पानी अंदर जाएगा तो पॉजिटिव वर्क डन, और जब पाइप के बाहर निकलेगा तो नेगेटिव वर्क डन, है ना। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होता है, तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स होता है, देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स वो किसके बराबर होगा, वो होगा W1 माइनस W2। ये पॉजिटिव वर्क डन और ये नेगेटिव वर्क डन, अंदर जाने वाला पॉजिटिव वर्क डन और बाहर निकलने वाला नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो हमारे पास में वर्क डन क्या होगा, फिर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है हमारे पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा हमारे पास Fx, इसको बोल दो F1 x1 माइनस ऑफ F2 x2। देखिए, वर्क डन का फार्मूला आप सभी को पता है, काम बराबर कुआ ज़रा फटा होता है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर यहाँ से फोर्स निकलना चाहे तो प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। देखिए, तो PA और यहाँ पर क्या करना है आपको, x1, मतलब P1 A1 x1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में P2 A2 x2, ठीक है। वो भी एज इट इज है। अच्छा, फिर से P1 A1 ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हटाव है, डिस्टेंस है, सॉरी x क्या है, डिस्टेंस है। अगर x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस जो होता है हमारे पास में वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब x1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू डेल्टा टी। देखिए, V1 इंटू डेल्टा टी हमने लिख लिया माइनस P2 A2। x2 को हम क्या लिखेंगे, तो x2 को हम क्या लिखेंगे, x2 को लिखेंगे हम V2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया पास में आपके पास में वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास में। लेकिन अब देखिए, हम यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करें, वो क्या आपके पास में, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इक्वल टू P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2 यहाँ पर एज इट इज रन दीजिए। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, ये रो को भी यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये इस इक्वेशन को मैं 1 बोलूँगा। हाँ, अगर यहाँ से रो कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा A1 V1 डेल्टा टी को यहाँ रहने दीजिए, अभी डेल्टा टी को कैंसिल नहीं करते हम, क्योंकि हमारा वो स्टेप्स उसके मुताबिक नहीं आएंगे। फिर ये हो जाएगा आपके पास में A2 V2 इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, A1 V1 डेल्टा टी किसके बराबर है, A2 V2 डेल्टा टी के। यहाँ देखिए A2 V2 डेल्टा टी, क्या मैं इस A2 V2 डेल्टा टी के जगह पर A1 V1 डेल्टा टी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में अगर हमने यहाँ से सिर्फ प्रेशर P2 को छोड़ दिया तो क्या बच रहा, A2 V2 डेल्टा टी, और A2 V2 डेल्टा टी बाय इक्वेशन 1 किसके बराबर, A1 V1 डेल्टा टी के। इसका मतलब ये है कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं A1 V1 इंटू डेल्टा टी बाय, यहाँ लिख दीजिए बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमने A2 V2 डेल्टा टी की जगह पर क्या लिखा,
A1V1 डेल्टा टी। ठीक है, ये स्टेप हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब ये डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बना दूंगा। हाँ, अब इसी स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या बचा आपके पास में, P1 A1V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2, ये हो गया आपके पास में A1V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कुछ मुश्तरक निकलता है, ये आ गया आपके पास में वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या, यहाँ से क्या मुश्तरक निकलेगा, तो यहाँ से मुश्तरक निकलेगा A1V1 इंटू डेल्टा टी, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास में बचेगा P1 माइनस ऑफ P2। ठीक है, ये हमने मुश्तरक निकाल लिया। तो ये वाली इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3, हाँ इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए इसको। ठीक है, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स हमारे पास में क्या निकला, A1V1 इंटू डेल्टा टी। अब हमारी तीसरी इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। अब चौथी वाला स्टेप, तीसरी स्टेप हमने मुकम्मल कर दिया। अब चौथी स्टेप क्या थी, चौथी स्टेप हमारे पास में थी कि अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, पांचवी स्टेप है, सॉरी, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवा के दिया हो। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तक यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने अपलोड किया है, अब तमाम लोग इसको देखकर सीखेंगे। ठीक है, तो ये आगे पास में आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक है कंजर्वेटिव फोर्स और एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, वो होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमको कैलकुलेट करना है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपके अपने डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर मुकम्मल हो गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। ठीक है, आगे के स्टेप, ये आपने स्नैपशॉट लिया इसका। अब हमें ज़्यादा बड़े बोर्ड की ज़रूरत है, इसके लिए मैं पूरा इसको साफ कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर हम 5 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक एक इसको करके सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास में कितना है, तो हमने निकाला वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। याद रखिए कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कौन से फोर्स होते हैं, प्रेशर फोर्स होते हैं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा प्रेशर फोर्स होते हैं, इसीलिए हम इसके एगोबा क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर फोर्स। तो हमने निकाल के रखा है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वो क्या है हमारे पास में A1V1 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, ठीक, डेल्टा टी इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने क्या निकाला था, 2 मिनट, मुझे याद नहीं है ये, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था mg और h2 माइनस ऑफ h1, यही था। हाँ ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m को कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा आपके पास में A1V1 डेल्टा टी P1 माइनस ऑफ P2 इक्वल टू हाफ। एक काम करते पहले m को बाहर निकालते, तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हाफ v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस
m बाहर गया, यहाँ बचा g h2 माइनस ऑफ h1, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा a1 v1 डेल्टा t p1 माइनस p2 इक्वल टू कमियत मास किसके बराबर होता है, रो इंटू वी के। ये हो जाएगा आपके पास में रो इंटू वी, और वी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो मैं स्टेप कम करा, एरिया इंटू डिस्टेंस, और ये हो गया आपके पास में एरिया, और डिस्टेंस क्या था आपके पास में, इसको 1 लगा दीजिए। डिस्टेंस क्या था आपके पास में, डिस्टेंस था हमारे पास में वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये फार्मूला मैंने बहुत बार इस लेक्चर में बताया, इसके लिए आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा आपके पास में हाफ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का, सॉरी हाफ v1 का स्क्वायर प्लस g h2 माइनस ऑफ h1। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ काटो तो, हाँ a1 v1 डेल्टा t कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में, इसको इरेज करो, इसका स्नैपशॉट लीजिए, इरेज करता हूँ मैं। काफ़ी बड़ा सवाल है, इसलिए आप तमाम, मैं एक एक चीज़ आपको गौर से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। आप तमाम का भी काम है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, अभी देखिए हमने यहाँ से ये कट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बचा, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या बचा, रो, यहाँ से तमाम चीज़ें कैंसिल हो गई। यहाँ पर क्या बचा, आप देखिए हाफ, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास में हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर प्लस g, ये एक कॉस में g h2 माइनस, एक काम करते हैं अभी यहाँ से g को भी मल्टीप्लाई कर देते, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में g h2 माइनस ऑफ g h1। ओके, अब हमारे पास में आखिरी काम क्या बचा, आखिरी काम ये बचा कि इसी को रो से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा p1 माइनस p2 इक्वल टू रो बाई 2, या ऐसे करते हैं इसको, हाफ रो v स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है फाइनल, 1 वालों को एक साइड में कीजिए और 2 वालों को एक साइड में कीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में P1, इसके साथ में 1 लगा है तो ये माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर, और ये भी 1 है, इधर का प्लस हो जाएगा रो जी h1 इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी h2, और ये माइनस का P2 इधर जाकर यहाँ लगा देते हैं P2 प्लस, है ना। देखिए अब ज़रा गौर करो, P1 ये P2, हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी h1 और रो जी h2, क्या ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको P प्लस रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, और आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। थोड़ा बड़ा प्रूफ था, लेकिन मैंने तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवा के दिया हो। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए और इसके स्टेप को याद रखिए। क्या किया हमने, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई की, चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाला, चेंज पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसके बाद में हमने वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स निकाला, उसके बाद में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया और हमारा इक्वेशन सॉल्व। अब इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो क्या है, सुनो। वो ये है कि अगर आपका पाइप पहले ऐसे था, है ना, ये हाइट h1 थी और ये हाइट h2 थी, मतलब यहाँ पर हाइट बड़ी थी, है ना, ये हाइट छोटी थी, ये हाइट बड़ी थी। मैं क्या करता हूँ, अगर इसको, ये ऐसे था, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अगर मैं इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो दोनों की हाइट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2, और विच इज इक्वल टू h, मतलब दोनों की हाइट क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो यहाँ से जो h होगा, ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे h1 और h2 की जगह, तो h दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों जगह से h कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेंगी, ये बनेंगी p प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
ठीक है, क्या बना, हाफ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कब, जब पाइप हमारा कैसे हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो H वहाँ से निकल जाएगा, मतलब H1 H2 जो हो जाएंगे H के इक्वल हो जाएंगे और वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा, देखिए अगर H1 और H2 की जगह मैं HH रख दूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारे पास में, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या समझ लीजिए, जैसे अगर प्रेशर यहाँ पर 5 है और ये जो वैल्यू है ये 2 है, तो 5 प्लस 2 कितने होंगे, 7। लेकिन ये क्या बोलता है कि दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ से प्रेशर मैं 3 कर दूँ, कितना कर दूँ, 3, मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो फिर भी इसका आंसर 7 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। तो अगर ये 7 आना चाहिए तो मुझे ये वाली वैल्यू को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए मुझे 7 करना है, ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, तो मैं इसके अंदर कितने ऐड करूँगा, 4, ठीक है। जैसे ही मैंने 4 ऐड किया है तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको बढ़ाना पड़ेगा। या दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी पर, देखिए मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ इसकी, जैसे मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 है, ये अभी हो गई 4, ठीक है, मुझे आंसर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो मुझे प्रेशर को, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बढ़ाया हो तो मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं कितना कर दूंगा, फिर इसको मैं कर दूंगा 3, देखो आ गया 7। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बर्नौलीज इक्वेशन के ताल्लुक से दिया हूँ। अब इसकी एप्लीकेशन बाकी है, मैं एप्लीकेशन आपको इसके बाद में करवाता हूँ, पहले इसका स्नैपशॉट ले लीजिए।